नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 का जो वैद्युत चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। और इस वीडियो के लिए मैं बेटा पहले ही बता दूं कि कक्षा 10 का जो पार्ट है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं सेलेक्टेड टॉपिक जो कक्षा 12 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कक्षा 12 वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखें और उसका उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उनको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वैद्युत धारा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम का नियम। और इसके बाद हम ओम के नियम में पढ़ेंगे प्रतिरोध, उसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम। इतने सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम वैद्युत धारा, उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत विभव, उसके बाद वैद्युत विभवांतर, ओम का नियम, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट है कक्षा 10 के लिए और 12th के लिए भी अच्छा है। इसके बाद हम वैद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे और उसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सभी टॉपिकों को आज हमें कवर करना है। तो देर ना करते हुए हम आते हैं अपना सीधा टॉपिक की ओर। तो पहला है बेटा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या होती है? किसी भी वैद्युत परिपथ में, क्या बोला मैंने? किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को, किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। क्या बोला हमने? किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? I बराबर Q अपॉन टी, जहां Q क्या है? Q है आवेश और T क्या है? समय। दूसरा डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, यदि किसी परिपथ में Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है तब उस परिपथ की वैद्युत धारा I होगी, या I बराबर Q अपॉन टी भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को, दर कब निकलता है? जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं और I बराबर होता है Q अपॉन टी। Q क्या होता है यहाँ? आवेश, और T क्या होता है? समय। तो इसका मात्रक निकालेंगे। हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड। इसे और क्या बोल सकते हैं? एम्पियर, एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन टी। मात्रक होता है इसका एम्पियर। अब यहां से एक डेफिनेशन निकालेंगे। यदि मान लो यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकेंड, तो यहां रखेंगे तो I बराबर कितना मिलेगा? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो I बराबर क्या आ गया? 1 कूलाम प्रति सेकेंड, या I बराबर 1 एम्पियर। तो यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा निकली, जो कि बोर्ड की दृष्टि से 12th वालों के लिए मोस्ट है और हाई स्कूल वालों के लिए भी ठीक है। क्या निकली 1 एम्पियर की डेफिनेशन? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। क्या निकली? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तब उस परिपथ की वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है, या 1 एम्पियर होती है। क्या समझ में आ गया? देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा? वैद्युत धारा। क्या था डेफिनेशन? किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन टी। मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने निकाली। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या लिखी बेटा? हमने फॉर्मूले में क्या लिखा? Q बराबर मान लिया 1 कूलाम
और आई टी बराबर 1 सेकंड। तो यहां से क्या आया, आई बराबर 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, यानी कि आई बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड या आई बराबर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या निकली, ध्यान से दोहराएंगे। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ की वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। उम्मीद करता हूं 1 एम्पियर आपको 1 एम्पियर और वैद्युत धारा समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पर आते हैं बेटा हम, वैद्युत विभव। क्या है हमारा दूसरा टॉपिक, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव को देखते हैं, क्या है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन देखेंगे। एकांक परीक्षण आवेश को, क्या बोला मैंने, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, एकांक परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज है Q नॉट, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, क्या बोला मैंने, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बोला हमने, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो V बराबर कितना आ गया, W/Q नोट। बात समझ आ गई। जहां W क्या है, वर्क है, तो Q नोट क्या है, टेस्टिंग चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश है, जिसको हम वहां से ले गए, कहां से, अनंत से। तो क्या डेफिनेशन बनी, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस जिस परीक्षण आवेश को लाए हैं के अनुपात को हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और इसका मात्रक क्या हो गया, W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो बात समझ में आ गई क्या, तो हमारा क्या हुआ, वैद्युत विभव क्या बोला हमने, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक क्या, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q नोट या W/Q। मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, और इसे क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। यहां से डेफिनेशन निकालेंगे 1 वोल्ट की। किसकी डेफिनेशन निकालेंगे, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। यहां यदि मैं लिखूं, यदि W बराबर 1 जूल और Q नोट बराबर 1 कूलाम, फॉर्मूले में रखेंगे तो V बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम, यानी कि V बराबर 1 जूल प्रति कूलाम या V बराबर 1 वोल्ट। डेफिनेशन क्या बनी, उसी की तरह जैसे हमने 1 एम्पियर की निकाली थी, क्या निकले, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्या बोला हमने, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, क्या बोला, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 कूलाम आवेश 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। दोबारा से सुनेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तब उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, देखो बेटा, वैद्युत विभव और विभवांतर में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान रखना है। विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, इसको 2 तरह से समझेंगे। विभवांतर को तोड़ो, विभव प्लस अंतर, यानी कि विभव का जो अंतर है उसे हम विभवांतर बोलेंगे। यानी कि जो भी 2 सोर्स हैं आपके पास, उनके बीच जो विभव का अंतर होगा वही विभवांतर है।
तो यहाँ डेफिनेशन दूसरी तरह से भी ले सकते हैं। यहाँ क्या डेफिनेशन होगी, वहां क्या था, परीक्षण चार्ज कहां से लेकर आए थे, अनंत से, लेकिन यहाँ क्या करते हैं उसी वैद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ डेफिनेशन बनेगी एकांक परीक्षण आवेश को, क्या बोला मैंने, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश को, मतलब कार्य यहाँ भी W है, टेस्टिंग चार्ज Q नोट है, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या डेफिनेशन बोला, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वहां कहां से ला रहे थे, अनंत से ला रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, उसी क्षेत्र के भीतर की बात कर रहे हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का या उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला V बराबर W/Q। और क्या बोल सकते हैं, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या बात समझ में आ गई। तो अब तक हमने तीन चीजों को कवर कर लिया, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर। अब जो पहले से ही स्टार टॉपिक है ओम का नियम, कक्षा 10 और 12 वाले जो भी लाल लाली हैं वो स्पष्ट रूप से ध्यान से सुन लें कि ओम का नियम मोस्ट है दोनों ही क्लासों के लिए। तो ओम के नियम की बात करते हैं, लेकिन ओम के नियम में ध्यान रखें कि ओम का नियम ये नहीं है कि 1011 बार ओम का जप करो और बोर्ड में पास हो जाए, ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है ओम का नियम, ठीक है। तो वो ओम का नियम नहीं है, भगवान भी तभी सहायता करेंगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हम ओम का नियम, ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, क्या बोला मैंने, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्या बोला हमने, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर, उसमें बहने वाला का, उस चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। या दूसरी तरह से बोल सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। बात समझ आई नहीं आई, दोबारा से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, V/I बराबर नियतांक, या यहां से इसको बोल सकते हैं V समानुपाती। मैंने जैसे पहले डेफिनेशन में बोला कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो V समानुपाती I। अब देखो एक क्या नियम है कि जब भी हम मैथ बोलता है कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे इक्वल लाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो V बराबर I, यहाँ एक नियतांक ले लेते हैं R, और यहाँ से क्या जाएगा V/I बराबर R, जहां R क्या है, जहां R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई। दोबारा से समझो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, या विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे इक्वल लाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मैंने R कांस्टेंट ले लिया, तो V/I बराबर R, जहां R क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। ये था क्या, ओम का नियम। तो दोबारा से ओम का नियम फिर बता रहा हूं, बहुत मोस्ट है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा बहने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। या दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। और ये नियतांक कौन होता है, R।
जिसे क्या बोलते हैं, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। दुलाइनें, कभी कभी हम ऐसे टॉपिकों को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो दुलाइनें सभी के लिए कि गिर को कररे कन खड़ा, हिरन कसो घी खाए, आप चरे और पूर्ण भगे, घोड़ा सो आगे जाए। कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरन कौन सा घी खाता है लेकिन फिर भी रेस में घोड़ों से आगे जाता है। तो आपको बिल्कुल रेस नहीं हारनी है और बहुत मजबूती के साथ इस बोर्ड को फतेह करना है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर आते हैं हम। यहाँ बेटा हम कुछ चिन्ह हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, तो उनको आप ध्यान से देखेंगे। जो कक्षा 10-12 है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो कक्षा 10 के लिए देखो, कहीं भी यदि आता है वैद्युत सेल, वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल के लिए ऐसे करके एक चिन्ह दिया हुआ होगा, ये होगा। और इसके लिए जो बड़ी प्लेट होती है इसको पॉजिटिव मानते हैं, जो छोटी होती है उसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह है, वैद्युत सेल का। दूसरा देख लेते हैं, जब भी सेलों को जोड़ा जाएगा, सेलों का श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में आपने भी जोड़ा होगा। दो बैटरी मान लो, आप जानते हैं कि दो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं और एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव लेते हैं, तो ये क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। तो देखो यहाँ मान लो मैंने एक सेल ये लिया और एक सेल ये लिया, इसका ये प्लस है इसका ये माइनस है। एक सेल और लिया मैंने, इसका प्लस लिया और इसका माइनस लिया। जब इसका प्लस, ये माइनस है, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ देंगे तो ये कैसा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या। दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं, प्लग या कुंजी, प्लग या कुंजी। तो इसके लिए क्या होता है, ऐसे, और ये ब्रैकेट टाइप, ये होता है प्लग या कुंजी। आगे देख लेते हैं बेटा, जब भी बंद कुंजी की बात होगी, बंद कुंजी, ये क्या है, ओपन है, तो इसी में क्या करना है, एक पॉइंट सा लगा देना। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है बेटा, बिना संधि के तार, बिना संधि, संधि बोलते हैं जुड़ना मिलना। तो बिना संधि के तार क्या होते हैं, ऐसे है, मान लो एक तार ये गया और एक तार को ऐसे क्रॉस कराना, तो उसको ऐसे करके क्रॉस करेंगे, बिना संधि के तार है, ऊपर को टर्न लिया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं विद्युत बल्ब। तो जब भी विद्युत बल्ब होगा, विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब किसी भी सर्किट में ऐसे होगा, थोड़ा सा आगे बना लेता हूं इसको, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब। ये दूसरा सिंबल इसका ये भी हो सकता है कि बल्ब की तरह ही बना दो, उसको सर्किट से लगा दो, ये तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, किसको क्या है, वैद्युत बल्ब है। आगे देख लेते हैं प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या करते हैं, ऐसे देखो और ये ऐसे करते हैं, ये क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। इसको अभी हमें पढ़ना है, इसके दोनों श्रेणी और समांतर क्रमों को दोनों को अभी समझना है इसी ही क्लास में। इसके आगे देखते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है, धारा नियंत्रक देखो ऐसे करके ये बनाया और इसमें कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, ये है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा एमीटर। एमीटर एक गोल, इसके अंदर ए लिख दो और ये हो गया। ठीक है, एमीटर। एक होता है वोल्ट मीटर, यहां वी लिख दो, वोल्ट मीटर, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां ध्यान रखना है कि एमीटर जब भी जुड़ेगा वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है और जो वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो हमने ओम का नियम समझाया। अभी तक हमने क्या समझाया, वैद्युत धारा समझाया, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, ओम का नियम, और जो कुछ जो चिन्ह है, सिंबल हैं, उनको समझाया। वैद्युत सेल, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, सेलों का श्रेणी क्रम, कुंजी ओपन, बंद कुंजी, बिना संधि की जो परिपथ है, वैद्युत बल्ब,
वैद्युत प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, अमीटर, वोल्टमीटर। एक और कर लेंगे, कक्षा 12 वाले बच्चे, ये ऐसे करके प्लेटें दोनों सीधी होंगी, इसे बोलते हैं संधारित्र, संधारित्र, कैपेसिटर, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारे सिंबल है। अब हम बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो अब हम शुरुआत करते हैं वैद्युत प्रतिरोध, जो हमारा इसका 5वां टॉपिक है, वैद्युत प्रतिरोध। तो देखते हैं बेटा वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, तो अभी हमने ओम के नियम से क्या पढ़ा था, V/I बराबर R। तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, R बराबर V/I। तो डेफिनेशन क्या बनी, देखो, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में विभवांतर और धारा का अनुपात उस परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि किसी वैद्युत, दो तरह से डेफिनेशन बोल सकते हैं। पहला मैं बता रहा हूं कि किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को हम उस परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या और क्या बोल सकते हैं, हमने पढ़ा है कि जब भी किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ द्वारा उस धारा के मार्ग में कुछ अवरोध उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप कहीं पानी डालो तो पानी आसानी से नहीं जाएगा, यदि ढालो तो आसानी से जाएगा, वरना पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। और प्रेशर क्यों, उस दोनों की परत के बीच कुछ घर्षण बल होता है जो उसके चलने का विरोध करता है, तो उसके कारण कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो फोर्स लगता है सर्किट द्वारा या परिपथ द्वारा, वही क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो दो डेफिनेशन बनाई, जब भी किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ द्वारा उस धारा के प्रवाह का कुछ विरोध किया जाता है, यही क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोल देंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को उस परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देखो, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। तो इसके क्या बोलते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। यही से क्या बोल सकते हैं, ओम। क्या बोल सकते हैं, ओम। बात समझ में आ गई क्या, ओम। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे चलते हैं बेटा, अब हमें देखना है कि वैद्युत प्रतिरोधों का क्रम। मोस्ट क्वेश्चन कक्षा 12 और 10 दोनों के लिए, वैद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, इन दोनों से या तो एक क्वेश्चन उठा सकता आंकिक क्वेश्चन, या सीधा इनको प्रूव करा सकता है। तो अब हमें इन दोनों को समझना है, तो हम बात करते हैं पहले वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। क्या आ गया हमारा टॉपिक, वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम श्रेणी क्रम। कौन सा देखेंगे, श्रेणी क्रम। तो यहाँ बोर्ड पे जगह कम है, बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूँ क्योंकि हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। देखो मैं एक चित्र बनाता हूं, मान लो पहला प्रतिरोध ये लिया, एक और यहां से आगे एक और जोड़ दिया, पर दूसरा तीसरा और जोड़ दिया, इनको एक बैटरी के माध्यम से, एक कुंजी के माध्यम से जोड़ दिया है। ठीक है, यहां मैंने वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है भाई, ये क्या है, कुंजी है। मान लो ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है भाई, यहां देखो, तो यहां क्या है, तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3, R1 R2 R3। एक बात ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में सदैव धारा समान होती है। श्रेणी में मैं यहां लिख देता हूं, श्रेणी में क्या समान होता है, धारा, और समांतर में विभवांतर।
मतलब श्रेणी में धारा समान होगी लेकिन विभवांतर अलग होगा, जबकि समांतर में विभवांतर सेम होगा और धारा अलग होगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या है, मान लो इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो अब देखो ये कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो मान लो यहाँ से धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये पहुंची धारा आई। तो यहाँ धारा कितनी है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, और यहाँ भी आई है, और यहाँ भी आई है, लेकिन विभवांतर अलग है। तो पहले का विभवांतर कितना, मान लो V1 है, यहाँ से यहाँ तक V2 है, और यहाँ से यहाँ तक V3 है। बात समझ में आ गई। हमने मान लिया कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखो श्रेणी क्रम क्या है, पहले का देखेंगे। श्रेणी क्रम को पहचानना हो तो ध्यान से देखें। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा देखो सीधा बैटरी से जुड़ गया है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया है, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया, और तीसरे का दूसरा सिरा सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये क्रम क्या है, मतलब जब भी किसी परिपथ में जो प्रतिरोध है वो सीधे बैटरी से ना जुड़कर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो मान लिया कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। मैंने अभी बताया कि श्रेणी में धारा समान रहती है, तो तीनों में बहने वाली धारा कितनी है, I है। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1 है, दूसरे के सिरों के बीच V2 है, तीसरे के सिरों के बीच V3 है। तो यहां तक हम क्या लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों में बहने वाली धारा I है, तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से V1, V2 व V3 है। तब पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V1। देखो V1 है तो हमने अभी पढ़ा था R बराबर पढ़ा था V/I, यहां से V का मान निकालो, V बराबर कितना हो गया, I/R। अब देखो यहाँ V क्या है, V1 है, तो V1 बराबर I क्या है, I ही है, और R क्या है, R1। तो V1 बराबर I/R1। बात समझ में आ गई क्या, इक्वेशन 1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए, यानी कि उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 बराबर I/R2, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार तीसरे के लिए कितना हो जाएगा, V3 बराबर I/R3। ठीक है, डैश डैश इसी तरह से कर लेंगे, एन होंगे। अब हम मान लेंगे यदि परिपथ का कुल विभवांतर, यदि कुल विभवांतर कितना हो, V हो, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से देखो इक्वेशन 1, 2, 3 से हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो V बराबर कितना होता, I/R बराबर I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3। यहाँ से बेटा I/R ये है, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे, हमारा क्या डेरिवेशन है, श्रेणी क्रम में किसी लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। मान लेंगे, माना तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनके में बहने वाली धारा सभी में क्या है, समान है, I है, तथा सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना, V1 बराबर I/R1। इसी प्रकार दूसरे के लिए V2 बराबर I/R2। इसी प्रकार तीसरे के लिए V3 बराबर I/R3। हमने लिखा यदि कुल विभवांतर कितना हो, V हो, तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मान रखेंगे V बराबर IR, IR1, IR2, IR3। कितना है, I कॉमन है, I बाहर लिए तो IR बराबर I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम में जुड़े किन्हीं प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। क्या है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, पैरेलल। ठीक है भाई, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम।
प्रतिरोधों का समांतर क्रम। अब देखो वहां क्या था, वहां एक दूसरे से कनेक्ट थे, सीधे बैटरी से कनेक्ट नहीं थे। यहाँ क्या होंगे, सीधे बैटरी से कनेक्ट होंगे। तो देखो मान लो 3 प्रतिरोध हैं, इनको बैटरी से जोड़ा गया है। यहाँ एक V वोल्टमीटर जोड़ दिया है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ मान लो A है, ये B है। अब देखो यहाँ मान लो धारा I आ रही है बैटरी से, तो यहाँ धारा होगी मान लो I1, यहाँ I2, यहाँ I3। विभवांतर तीनों में VU होगा, यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V, क्योंकि समांतर क्रम। मैंने बोला था कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, समांतर में विभवांतर। तो यहाँ विभवांतर सेम है, V है, और धारा अलग अलग है। तो हमने अब देखो यहाँ पहचान कैसी है, पहले प्रतिरोध का देखो पहला सिरा आया और सीधा बैटरी से जुड़ गया, इसका दूसरा सिरा सीधा बैटरी से जुड़ गया। दूसरे का देखो पहला सिरा सीधा आया बैटरी से जुड़ गया, दूसरा सिरा सीधा बैटरी से जुड़ गया। और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा सीधा बैटरी से जुड़ा, दूसरा सिरा भी सीधा बैटरी से जुड़ा। तो इस क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो सीधे बैटरी से जुड़े होते हैं, तो क्या है, समांतर क्रम है। तो हम मान लेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और धारा अलग होती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, क्योंकि धारा अलग है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या था, V बराबर I R, I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ क्या है, तो I1 बराबर V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार तीसरे के लिए I3 बराबर V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कुल धारा कितनी है, I। यदि कुल धारा कितनी हो, I हो, तो लिखेंगे यदि कुल धारा I हो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे मतलब जितनी यहाँ धारा आ रही है वो इन सब के योग के बराबर तो होगी। I तो आगे बढ़ रही है I1, I2, I3 में, तो यहाँ ऊपर से उठा के मान रखेंगे I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन लेंगे, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1, सॉरी यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन V ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V गया, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, सॉरी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है। तो क्या किया हमने, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3। श्रेणी क्रम में क्या, समांतर क्रम में क्या समान होता है, धारा विभान धारा अलग अलग होती है समांतर में और विभवांतर सेम होता है। तो हम मान लेंगे कि पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 बराबर V अपॉन R1, दूसरे में बहने वाली धारा I2 बराबर V अपॉन R2 और तीसरे में बहने वाली धारा I3 बराबर V अपॉन I3। यदि कुल धारा कितनी है, I है, तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इनके मान ऊपर से उठा के रखेंगे, V को मान लेंगे, V से V कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। तो आज के जो हमने टॉपिक बताए थे वो कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद कक्षा 10 के लिए एक वीडियो और हमें बनानी है जिसमें आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सभी लाल लाली पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और एक्स्ट्रा चीज़ों से बिल्कुल बचे रहें। जो निगेटिव लोग हैं उनके पास नहीं आना है, क्योंकि आपकी मंजिल यूपी बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।